एक मजलूम अखलाक के घर में घुसकर जालिमों ने एक झूठा इल्जाम लगाकर उसकी 80 साल की मां के सामने उसके बेटे को पीट पीट कर शहीद कर दिया। जिस धारा के तहत केस वापस लेने के लिए कहा गया है, ये केस उसमें फिट नहीं बैठता, वापस होने का प्रश्न ही नहीं है। कि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ होगा, हमारे हक में फैसला आएगा। सेंट्रल मिनिस्टर ने लिंचिंग के हत्यारों को घर पे बुलाकर माला पहनाया, तो ये तो भाजपा की सरकार है, इनकी चाल है। मैं तो समझता हूँ कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कभी अलाउ नहीं करेगा कि उनके मुकदमों को वापस लिया जाए। और वापस हो जाते हैं तो फिर अदालतों से भी सबका भरोसे उठ जाएंगे। The government gives the most ridiculous grounds to withdraw the case. Why not just wind up all the courts then? दोस्तों, किसी ने नहीं मारा अखलाक को। कौन अखलाक? एक मुसलमान अखलाक। उसके साथ ऐसा होगा इंसाफ, ये नहीं सोचा था। अब आप लोगों में से कई लोग अखलाक को भूल गए होंगे। आइए अखलाक की पहले कहानी आपको सुनाते हैं और फिर बताते हैं कि किसी ने नहीं मारा अखलाक को। ये कहानी है बिसहड़ा की वो रात, आज भी सवाल बनकर खड़ी है। मॉब लिंचिंग है, मर्डर हुआ है। जो इंजर्ड है, मरहूम अखलाक का बेटा, वो जिंदा बच गया था। सबसे अहम गवाही है, जो चश्मदीद गवाह है उसकी गवाही हो चुकी है। सारे मुलजिमान को कोर्ट में उसने आइडेंटिफाई किया है कि ये सारे थे मारने में। एविडेंस में अगर कोई केस चल रहा है और किसी केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जिन धाराओं में चार्जशीट लगाई थी, उन सभी धाराओं में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। 321 में जिस धारा के तहत केस वापस लेने के लिए कहा गया है, ये केस उसमें फिट नहीं बैठता, वापस होने का प्रश्न ही नहीं है। तारीख थी 28 सितंबर 2015, तकरीबन आज से 10 साल पहले, जब अफवाहों ने इंसानियत को पीट पीट कर मार डाला। मोहम्मद अखलाक को उनके घर से घसीट कर निकाला गया। भीड़ ने मारा, कुचला और फिर कहा गया किसी ने नहीं मारा अखलाक को। मुझे मालूम चला अपने वकील के द्वारा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि धारा 21 के तहत देश के हर नागरिक का एक और अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार, जो हमें भी है। और ये घटना कोई ऐसी नहीं है, ना ही तो कोई बलवा है, ना दंगा है, ना कोई फसाद है। ये तो सीधा सीधा मर्डर केस है। और मर्डर केस अगर इस तरह वापसी होने लगेंगे तो इसका मतलब वो देश में अराजकता फैल जाएगी। कोई भी आदमी किसी को इस तरह हत्या करने के बाद ये सोचेगा भाई इसमें तो कोई सजा है ही नहीं, मैं तो कोई अपराध ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये अफसोसजनक है थोड़ा। तो परिवार में तो बदलाव सबसे बड़ा है कि एक तो हम सारे परिवार बिखर गए हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। और जहाँ तक इसकी दुख की बात है तो वो तो बस हम उसे बयान नहीं कर सकते हैं। हम मजदूर आदमी, जो भी हम कमा रहे हैं, वकीलों को दे रहे हैं, कोर्ट में खर्चा कर रहे हैं, तो ज़िंदगी तो बड़ी पटरी से उतर ही चुकी। जो हम पहले बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, खुशहाल से मेरा मतलब है बिना टेंशन ज़िंदगी जी रहे थे, वो अब नहीं है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा था, लेकिन अब तो सारा परिवार बिछड़ गया। कभी किसी मौत में या शादी में ही मिलना जुलना होता है, अदरवाइज कहाँ मिल पाते हैं। फिर सबसे ये भी है कि अब जब से ये एप्लीकेशन मूव हुई है तो हम और अपने आप को असुरक्षित समझने लगे हैं। अच्छा, जो अभी एप्लीकेशन मूव के बाद हमें लगता है कि अब और असुरक्षित हो गए हैं हम, क्योंकि अब तो किसी को कोई डर ही नहीं है। और देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि मैं गरीब या कमज़ोर आदमी हूँ और मेरे साथ कोई जुल्म हो, मैं पुलिस के पास जाऊँ, पुलिस मेरी ना सुने। मैं एसएसपी साहब के पास जाऊँ, वो मेरी ना सुने। डीएम साहब के पास जाऊँ, वो मेरी ना सुने, तो फिर मैं उस आदमी को कहूँगा आई सी यू इन कोर्ट, अब मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। यानी कोर्ट पे इतना अटूट विश्वास अगर किसी का है तो वो आम आदमी का है। उसे आज भी हमारे रास्ता वही है। हाँ, आज भी हमारे देश में अगर कमजोर दबा हुआ आदमी, कोई कुचला आदमी से कोई नहीं सुनता है, तो वो भी जो उम्मीद देता था कि कोर्ट मुझे न्याय दे रहा है, सच्चाई है। तो सर हमारा भी यही है। जी दोस्तों, 10 साल बीतने को हैं, पर न्याय अब भी अदालत के कटघरे में खड़ा है।
सभी 19 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लेने संबंधी राज्य सरकार की याचिका पर 12 दिसंबर को सुनवाई करनी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि वो सरकार के प्रस्ताव पर आपत्ति दाखिल करना चाहते हैं। अदालत ने सुनवाई की नई तारीख 18 दिसंबर तय कर दी। केस एविडेंस में चल रहा है इस वक्त। सभी लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी, सभी लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए थे और केस एविडेंस में है। चश्मदीद गवाह शाइस्ता की गवाही भी हो चुकी है। अब सरकार की तरफ से ये फरमान आया है, एक एप्लीकेशन लगाई गई है कि सामाजिक सौहार्द बना रहेगा, कोई आग्नेय शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया गया है, केस वापसी के लिए लगी है। हम माननीय न्यायालय से गुहार कराएंगे, अपने तथ्य रखेंगे। माननीय न्यायालय इसमें जो भी आदेश करेगी, हमें पूरी उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। इसमें 10 लोग नामजद थे। फिर यह है कि 164 के बयान में और बाकी विटनेस के बयान में नाम आए और 2 जुवेनाइल थे, एक की फिर डेथ भी हो गई, तकरीबन 18 एक्यूज्ड। अभी क्या है कि एविडेंस चल रही है। एविडेंस के बाद में काफ़ी प्रोसीडिंग होती है केस की, उसके बाद कहीं जाकर डिसीजन आता है, जजमेंट होता है। सजा होनी है नहीं होनी ये उस वक्त डिपेंड करेगा। परिवार अभी इस गम को तो भुला नहीं पाया था, लेकिन ये उस गम से भी ज्यादा उनको दुख दे रहा है। ये सरकार का जो फरमान आया है, सरकार के नुमाइंदों ने जो प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाया है, बहुत दुख है परिवार को। ऑनरेबल कोर्ट को डिसाइड करना है कि सरकार के इस प्रार्थना पत्र पर क्या होना है। ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी। अभी नहीं कह सकते, अभी ऑनरेबल कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक जजमेंट नहीं आएगा कुछ नहीं बोलते और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ होगा, हमारे हक में फैसला आएगा। आपको पता है अखलाक को जिन्होंने मारा था उनके खिलाफ केस हुआ था, उनको कैद हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी आरोपियों के मुकदमा वापस ले लिया है। ये कहानी उसी की है। बहुत ही दुखद है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मोब लिंचिंग के ऊपर सख्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ सरकार इस प्रकार से जघन्य रूप से एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या की गई हो और हत्या आरोपियों को सजा देने की बजाय उन हत्या आरोपियों के विरुद्ध अगर सरकार मुकदमा वापस लेने का फैसला करती है तो ये कानून के साथ मजाक होगा। इससे ज्यादा दर्दनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। जी हाँ, अदालत में सवाल जो सत्ता को चुपता है। ग्रेटर नोएडा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतिरिक्त जिला जज सौरभ द्विवेदी ने जब पूछा क्या धारा 302 हत्या का कोई केस कभी वापस लिया गया है, तो सन्नाटा बोलने लगा। परिवार के वकील यूसुफ सैफी का जवाब था कभी नहीं। यही सवाल 2 बार दोहराया गया और हर बार सवाल और भारी होता गया। अगर हत्या भी वापस ले ली जा सकती है तो फिर इंसाफ किसके लिए? सरकार बनाम न्याय। नहीं, देखिए ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि जब से भाजपा की सरकार बनी तब से लिंचिंग शब्द का प्रयोग हुआ इस देश में और हमारे भोले भाले अल्पसंख्यक दलित और मुस्लिम समाज को फंसाया गया, आदिवासियों को फंसाया गया, मारा गया, तड़पा तड़पा कर मारा गया, बेगुनाहों को जेल में बंद कर दिया। और गरीबी की मार झेलते हुए आज तक हमें लगता है कि सभी जेलों में बेगुनाह लोग भरे हुए होंगे। तो निश्चित अब देखिए सत्य की जीत होती है और फैसला आया है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पनिश करना चाहिए था। आप 11 साल तो नहीं ला सकते। आप उठा लिए कि जुल्म उठाया आपने भाई, और क्या बीतता होगा।
तो उस परिवार में क्या बीतता होगा, उसकी जिम्मेवार कौन है। इसलिए कहीं न कहीं हमें लगता है कि इस तरह के कई मामले होंगे और झारखंड में कई मामले हैं इस तरह। मैं तो जानता हूं लिंचिंग के ही मामले। आपको यकीन नहीं होगा कि सेंट्रल मिनिस्टर ने लिंचिंग के हत्यारों को घर पे बुलाकर माला पहनाया। तो ये तो भाजपा की सरकार है, इनकी चाल है। देखिए अब कोर्ट पर टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। हम सबको बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के कानून पर विश्वास है और हमें लगता है कि जिस वर्ग ने अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर गलत नहीं किया है तो इसलिए सजा मिल रहा है कि अगर अल्पसंख्यक है तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत 2015 के अखलाक लिंचिंग केस को वापस लेने की अर्जी दी है। ये कहानी है, अगर कहीं पर भी हमारे दिल में अभी भी इंसानियत और मोहब्बत बची है तो हमारी आँख ये वीडियो देखते हुए नम हो जानी चाहिए। जी हाँ, आरोपियों में स्थानीय बीजेपी नेता का बेटा भी शामिल है। जिन धाराओं में केस दर्ज था वो थी हत्या 302, हत्या की कोशिश 307, मारपीट, गाली गलौज, धमकी। अब उन सब को सुनिएगा ये लाइन, अब उन सब को वापस लेने की तैयारी है। उसको जिस बेदर्दी से मारा गया था बकरे के गोश्त के ऊपर, मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कभी अलाउ नहीं करेगा कि उनके मुकदमों को वापस लिया जाए। और अगर वापस करने की बात होती है और वापस हो जाते हैं तो फिर अदालतों से भी सबके भरोसे उठ जाएंगे। जी हाँ, 26 अगस्त, अर्जी 15 अक्टूबर को और अगली सुनवाई 18 दिसंबर को। न्याय अब तारीखों पर टिका है। ये इंसाफ को कुचलने की कोशिश है, CPIM की वरिष्ठ नेता बृंदा कारत ने कहा। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। ये कुछ लोग हैं, ये कुछ नेता हैं जो इंसाफ के लिए खड़े हैं। उनमें से ही एक बृंदा कारत हैं। उनका आरोप है राज्यपाल की लिखित अनुमति से सरकार ने केस वापस लेने का रास्ता साफ किया, जबकि मुख्य गवाह गवाही दे चुका है। So today we are here at the Greater Noida Court because of the case which was listed in the mob lynching case of Mohammed Akhlaq. And what we have seen, the step of the UP government, the BJP UP government, they have given an affidavit to the court to withdraw the case entirely. And this is when already witnesses have spoken here in the court, giving evidence against those accused of the lynching and the murder of Mohammed Akhlaq. The step of the UP government is nothing but a step towards the murder of justice, the murder of the judicial process. If this is what is going to happen, that in the middle of a case hearing, the government gives the most ridiculous grounds to withdraw the case, why not just wind up all the courts then? What's the point of having this facade of a judicial process? The fact that the governor has given, the governor of Uttar Pradesh has given permission for such an affidavit means the direct involvement of the central government. And I hope the President of India at least can intervene to ask her governor how this process is being allowed. So it is a shame, and especially the family of Akhlaq, who are so brave, so courageous, who have stood all these years, refused to bow down despite all the threats, the cowardly threats, the bullying, the intimidation, and filing of false cases against them. They are still standing firm for justice. So today is a day where India should stand up and protest against what the UP government has done in this district court of Noida.
पत्र में लिखा गया, ये पूरी तरह अवैध अन्यायपूर्ण प्रयास है जो न्याय की प्रक्रिया को पटरी से उतारना चाहता है। अखलाक का अपराध क्या था? सिर्फ एक अफवाह कि उसके घर में गौ मांस रखा है। ना जांच, ना सबूत, ना अदालत, बस भीड़ का फैसला। अखलाक मारा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता उसी उत्तर प्रदेश में एक मजलूम अखलाक के घर में घुसकर जालिमों ने एक झूठा इल्जाम लगाकर उसकी 80 साल की मां के सामने उसके बेटे को पीट पीट कर शहीद कर दिया। आज वो हुकूमत कोर्ट में कहती है कि हम समाजी हम आहंगी के लिए हम केस विड्रॉ करते हैं कातिलों के ऊपर से जिस पर कत्ल का इल्जाम है। तुम जो चाहे कर लो, मगर अल्लाह इंसाफ करेगा। जिन जालिमों ने अपने नापाक हाथों से एक मजलूम को उसकी ज़ईफ मां के सामने मारा, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जमीन व आसमान का खालिक है, इख्तिदार अल्लाह के पास ही है और अल्लाह के पास ही रहेगा। तुम वक्तिया तौर पर इख्तिदार तुम्हारे पास है तो तुम इंसाफ नहीं कर रहे हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब इंसाफ करेगा ना तो तुमको मालूम होगा एक मां की तकलीफ क्या होती है, एक मजलूम को कत्ल करना क्या होता है। उनका बेटा दानिश जिंदगी और मौत से लड़ा और फिर शुरू हुआ मोदी दशक का वो दौर जहां लिंचिंग एक डर बन गई। आखिरी सवाल, अगर अखलाक की हत्या भी कागज़ों में वापस हो सकती है तो कल किसकी बारी होगी? क्या मुसलमान के साथ इंसाफ का यही पैमाना तय है या फिर अदालत का वही सवाल इतिहास बनेगा? क्या कभी हत्या का केस वापस लिया गया है? कल 27 जनवरी थी और मैं अखलाक का गांव बिसाड़ा और उसके नज़दीक का शहर दादरी अपना कैंपेन लेके गया था। इन दिनों में एक फ्लायर बांट रहा हूँ जिसका टाइटल है आत्मा को साफ करो, अधर्म रोको, आज़ादी का सपना पूरा करो। और इसका कंटेक्स्ट ये था कि कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, धर्म संसद में कुछ लोगों ने हथियार उठाने और मुसलमानों के नरसंहार की बात कही थी। तो मैं इस बात को उठा रहा था कि धर्म का काम इंसान को इंसान बनाना है। नफरत और घमंड ये दोनों इंसान के अंदर गंदी चीज़ें हैं और जब वो पॉलिटिकल वेपन बन जाती हैं तो उससे बहुत तबाही पैदा होती है। इसी बात को मैं लेके गया था। जैसे दादरी पहुंचा मैं करीब 12:30 बजे 1 बजे दिन में, तो पर्चे बांटता हुआ जब मैं कारीगरों को, सब्जी बेचने वालों को, फल बेचने वालों को, सड़क पे चलने वालों को, कुछ स्टूडेंट्स भी उसमें थे और ज़्यादातर बुजुर्ग थे, उनको पर्चे दिए तो बहुतों को बात पसंद आई। कई लोगों ने, जब मैंने कहा कि नफरत मिटाने वाला पर्चा है पढ़िए, लोगों ने कहा आप काम अच्छा कर रहे हैं। और जब 4-6 लाइनें पढ़ी तो पीछे से कहा कि भाई आपने अच्छा काम किया। कुछ लड़कियों ने मुझसे पर्चे मांगे, औरतों ने, कि हमें भी दे दीजिए, आप काम अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा करते हुए मैं जा रहा था तो एक गाड़ी मिली। गाड़ी में मिली तो उसमें एक बहुत ही पढ़े लिखे से या संपन्न आदमी नजर आए। तो मैंने कहा हमारा पर्चा पढ़ें, नफरत मिटाने पे है। बोले मैं तो नफरत को ठीक मानता हूँ, मुझे सेकुलरिज्म पसंद नहीं है। मैंने कहा कि वो तो ठीक है आपका कहना, लेकिन जन्म से तो आप भी सेकुलर ही होंगे, लेकिन मैं अपने आप को कल्टीवेट तो कर सकता हूँ। वो बोले हमने कहा जरूर करें। ऐसा कह के मैं आगे चला गया, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में अटक गई। बाकी लोगों से बातचीत करता गया तो ज़्यादातर लोगों ने हमारी बात को पसंद किया। जहाँ मैंने देखा कि 4-6 लोग बैठे तो मैंने अपनी बात को तफसील से रखा और उनको बात पसंद आई। का जगह मैंने गज़ल भी गाई। ये 18 दिसंबर की तारीख को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये 18 दिसंबर को सिर्फ एक केस नहीं, भारत का ज़मीर सुनेगा अपना फैसला। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी एक बहन बेटी उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर हैं,
उसने मेरी एक तकरीर जिसमें मैंने कहा था कि 6 दिसंबर एक सियाह दिन है, उसको अपने फेसबुक पर अपलोड किया तो योगी की जालिम सरकार ने उस बच्ची पर केस बुक कर दिया। मैं उस बच्ची से कहना चाह रहा हूं, उन माओं से कहना चाह रहा हूं, नौजवानों से कहना चाह रहा हूं, जब गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर थे और कुफ्फार करीब आ गए थे, तो अल्लाह ने एक मकड़ी का जाला वहां पर तैयार कर दिया। अल्लाह ने एक कबूतर को वहां पर उसका घोंसला बना दिया और फिर सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, रसूलुल्लाह मुझे अपनी फिक्र नहीं, मैं हर चीज कुर्बान करना चाहूंगा, मगर मुझे आपकी फिक्र है, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर दीन का क्या होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अबू बकर क्या तुम समझ रहे हो हम 2 यहां पर है, यहां पर 3 है, यहां पर अल्लाह भी है, यहां पर अल्लाह भी है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो कुरान में इस आयत का जिक्र है कि गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो जो लोग आज हमको तकलीफ दे रहे हैं, हम उनको, उन जालिमों को कह रहे हैं कि हमारे आका ने हमसे कह दिया, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, तुम्हारा जुल्म वक्तिया है, तुम खत्म हो जाओगे, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे इख्तिदार के महल वीरान पड़ जाएंगे, मगर जिस जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा वो सुबह क़यामत तक आबाद रहेंगे। तुम बातिल थे, हम हक हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम अपनी बेटियों को सही तैयार करेंगे तो जिस तरह एक माँ 100 साल की उम्र में भी आकर अपने बेटे से कहती है कि तुम अगर हक पर हो तो मौत से मत डरो। जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। हमको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी हिम्मत बढ़ाते रहिए कि हम सत्य की आवाज़ इसी तरह से आप लोगों के कानों पर पहुंचाते रहें। क्या पता आप लोग भी सवाल पूछना और सच बोलना सीख जाएं। नमस्कार।